Hello, good morning. Now, today I'm going to start a new chapter in accounts, that is depreciation. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपके लिए काफी नया चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है. अकाउंटिंग जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना. तो टू बी केयरफुल व्हाइल यू मेक द कैलकुलेशंस इन डेप्रिसिएशन, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है. बट बिफोर दैट कि हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर जाएं, मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट कुछ समझाने जा रहा हूं. राइट, तो सबसे पहले हम जानें डेप्रिसिएशन होता क्या है. तो सिंपली डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू और परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स. तो डेफिनेशन जो है वो ये है कि परमानेंट फॉल, परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू मैनी रीजंस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज है कि बिजनेस में हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिक्स्ड असेट्स यूज करते हैं. ठीक है, बट बेसिकली हम फिक्स्ड असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. राइट, वेदर वी आर यूजिंग टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, दोनों ही टाइप की असेट्स जो रहती हैं उनमें डेप्रिसिएशन होता है. डेप्रिसिएशन होने का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू टाइम भी धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है और वो परमानेंटली कम होती जाती है. तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज डिमिनिशिंग इन वैल्यू और डिक्रीज इन वैल्यू और फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. ठीक है, डेप्रिसिएशन को हम अलग अलग टाइप की असेट के ऊपर अलग अलग नाम से चार्ज करते हैं, बट अल्टीमेटली दैट इज डेप्रिसिएशन. ठीक है, जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उसमें जो टेंजिबल असेट्स होती हैं उनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, तो इनटेंजिबल असेट्स के लिए हम कुछ और नाम से उसको यूज करते हैं, बट अल्टीमेटली वो होता डेप्रिसिएशन ही है. समटाइम्स हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो कभी हम उसको बोलते हैं डिप्लेशन. ठीक है, कभी हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस. इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन है जिसका मीनिंग होता है कि आपके पास जो भी आपकी फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे परमानेंटली कम होती जा रही है, जो कि कंटिन्यूअसली कम होती चली जाएगी. ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ असेट्स बट द मीनिंग इज सेम. अब कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन की तरफ हम आते हैं. ठीक है, तो कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपली डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड मैंने यहां पर लिखे हुए हैं जो कि डायरेक्टली नजर आते हैं. पहला होता है नॉर्मल वियर एंड टियर. जब आप किसी चीज को यूज करते हैं तो फिजिकल जो उसका एग्जिस्टेंस होता है उसमें कुछ कमियां आती चली जाती कंटिन्यूअसली यूज के कारण. तो वो जो कंटिन्यूअसली यूज के कारण उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस में जो आपको कमी नजर आती है उसके कारण उस असेट की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है, जैसे अगर हम एक कार यूज करते हैं तो कार को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं तो उसमें कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, कोई इधर से टक्कर दे जाता है, कोई उधर से टक्कर दे जाता है, तो उसमें जो डेंट आ जाते हैं, उसके पेंट खराब हो जाते हैं, उसके कारण जो वैल्यू की कमी होती है दैट मे बी नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण होती है. ठीक है, जो मशीनरी आप यूज करते हैं अगर आप उनका प्रॉपरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, स्टिल उसके बावजूद भी उनकी इफिशियंसी धीरे धीरे क्या होने लगती, कम होने लगती है नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, जिससे उनकी वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है एफ्लक्स ऑफ टाइम. कुछ हमारी जो असेट्स होती हैं जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमारे पास होती हैं, वेदर यू यूज देम और नॉट, टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती जाती है. जैसे अगर आप कोई ट्रेडमार्क खरीदते हैं या ट्रेडमार्क बनवाते हैं, तो ट्रेडमार्क जो आपको इशू किया जाता है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. या फिर आप कोई लीज पर असेट लेते हैं तो उसकी लीज का जो पीरियड होता है वो फिक्स पीरियड होता है. अब उस पीरियड में आप उस एसेट को यूज करें या ना करें, आपका यूजेबल पीरियड जो है वो कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो कम होता चला जाएगा आपकी एसेट की वैल्यू आपके लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ भी एसेट की वैल्यू कम होती है, वो भी डेप्रिसिएशन का एक कारण होता है. उसके बाद आता है ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आते जा रहे हैं उसके कारण जो पुरानी चीजें होती हैं, ऑल्दो स्टिल दे आर इन वर्किंग, बट उनकी इफिशियंसी जो होती है एज कंपेयर टू
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें होती हैं उनके कारण उनकी इफिशियंसी उनके कंपैरिजन में कम होती है, और कम होने के कारण उनकी वैल्यू जो है एज कंपेयर टू लेटेस्ट मॉडल कम हो जाती है। यू नो वेरी वेल, आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल में हर महीने, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मॉडल्स आते रहते हैं। जब अलग अलग मॉडल्स आते रहते हैं तो पुराने मॉडल में कुछ ना कुछ कमी रहती है जो कि नए मॉडल में उसमें एडवांस कर दिया जाता है। जैसे उसके कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर दिए जाते हैं, उसके कैमरे की पावर चेंज कर दी जाती है, उसकी रोम और रैम चेंज कर दी जाती है। इस तरीके से कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आते हैं। ठीक है, इनिशियली जब मोबाइल आया था तो कीपैड आया था जिससे आपसे बात कर सकते थे और कुछ नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद जो मोबाइल आए उसमें आप मैसेज टाइप कर सकते हैं और नई चीजें भी उसमें ऐड कर दी गई। फिर उसके बाद कैमरा आ गया, कैमरा के बाद आप इंटरनेट से उसको कुछ भी वहां पे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पुराने मोबाइल थे आज उनकी कोई वर्थ नहीं है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ऐसे ही नई नई जो मशीनें होती हैं, चूंकि दुनिया जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि एवरी डे इट इज चेंजिंग। तो चेंजिंग के लिए क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, जिसके कारण हर दिन नए आविष्कार होते हैं, हर दिन कुछ एडवांसमेंट आता है। एडवांसमेंट आने के कारण जो पुरानी चीजें होती हैं बेकार नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी इफिशियंसी एज कंपेयर टू नई जो चीजें आ रही हैं कम होती है। तो इसलिए नई चीजों की वर्थ ज्यादा होती है और पुरानी चीजों की वर्थ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द डेप्रिसिएशन, कि पुरानी चीज जो है वो टाइम बाद या ओल्ड होती जा रही है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी होती जा रही है, उसकी जो इफिशियंसी एज कंपेयर टू न्यू टेक्नोलॉजी कम है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद एक और पॉइंट आता है एक्सीडेंट्स। इट में हैपन, ये लाइफ है जहां पे एक्सीडेंट भी होते हैं, फैक्ट्रीज में भी होते हैं और सड़क पे भी होते हैं। ठीक है, तो सड़क पर जब एक्सीडेंट होते हैं तो हमारी जो गाड़ियां होती हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, कई तरीके से उसमें खराबियां आ जाती हैं, जिनके कारण उनकी वैल्यू कम हो जाती है। साथ में जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं या फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, जिनके कारण आपकी जो असेट्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और जो डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके कारण उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दीज मे बी द रीजंस बिहाइंड द डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की जरूरत क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन यहां पे लिखा हुआ है दैट इज मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। ठीक है, हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस हम जो करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट वी इनकर द एक्सपेंसेस, देन वी जनरेट द रेवेन्यू। तो उन्हीं चीजों में एक होती है मशीन या असेट्स, जिनको हम किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आउटपुट लेने के लिए हम मशीन्स को यूज करते हैं। उस आउटपुट से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब इनकम जनरेट होती है। अब उस इनकम को जनरेट करने में कहीं ना कहीं हमने उस असेट की वैल्यू में लॉस किया है। तो अगर हम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब तक उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप इनकम तो उससे, चूंकि आपने मशीन का यूज किया तो उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया है, कुछ प्रोडक्शन जो आपने किया उसको आप बेचेंगे। जब बेचेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट कमाएंगे। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कहीं ना कहीं आपने उस असेट की वैल्यू में लॉस किया, जो कि आपका एक्सपेंस है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। तो जब तक आप उस डेप्रिसिएशन को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा वो सही नहीं होगा। क्योंकि आप इनकम तो कंसीडर कर रहे हैं लेकिन उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस इनडायरेक्टली आपने किया है, जो वैल्यू लॉस इन द असेट आपने किया है, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे। तो टेक्निकल तरीके से अगर देखें या फिर फाइनेंशियल तरीके से देखें या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आपको डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में कंसीडर करना चाहिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो सके। दूसरा जो कारण होता है वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ठीक है,
रिप्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि असेट जो आपकी है धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज एन एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते हैं तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको ज्यादा दिखाई देंगे, और जब प्रॉफिट्स ज्यादा दिखाई देंगे तो आप सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे, और आपके पास असेट को खरीदने के लिए फंड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो टू जनरेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट वी चार्ज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के नाम पर प्रैक्टिकली आप अभी कोई खर्च नहीं कर रहे हैं, द एक्सपेंस हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड इन लंप सम, ठीक है, और उसको आपने एक्सपेंस नहीं असेट माना है तो आप उसको एज एन असेट दिखा रहे हैं। असेट को जब तक आप एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, और कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी तो आपके जो प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन है वो सही नहीं होगा, और प्रॉफिट का कैलकुलेशन अगर सही नहीं होगा तो आप असेट के रिप्लेसमेंट के लिए जो वर्थ आपको चाहिए वो भी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि आप अपने प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर सकें, डिडक्ट कर सकें, और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हैं या जो कंज्यूमेबल प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिजिकली आपके पास मनी ज्यादा है लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो आपका कम है, तो जो एक्सेस मनी है दैट इज केप्ट सेपरेटली आउट ऑफ द बिजनेस। आप उसको बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप उसको बिजनेस में भी रोटेट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट जो आपने कम कर दिए अपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट से, उससे आप कम प्रॉफिट कंज्यूम करेंगे या कम प्रॉफिट यूटिलाइज करेंगे या खर्च कम करेंगे, और धीरे धीरे इस तरीके से हर साल जो आप अपने खर्चे कम करेंगे उससे आपके पास एक फंड जनरेट होता जाएगा, वो आपको मशीन खरीदने में काम आएगा या असेट खरीदने में। जब वो असेट आपके काम की नहीं रहेगी तब आप उसको खरीदने के लिए उस फंड का यूज कर सकते हैं। देयरफॉर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी। उसके बाद आते हैं हम अगला, रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इनकम टैक्स होता है जिसमें आपको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। मोर इनकम मोर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स। अगर आप अपने प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, तो योर प्रॉफिट विल बी मोर, और प्रॉफिट अगर आपके ज्यादा होंगे तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी we charge depreciation as an expense in the books of accounts and it is allowed by the income tax authorities। इनकम टैक्स जो हमारे एक टैक्स का एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट, उसमें डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस कंसीडर किया गया है एंड दैट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उससे आप अपनी इनकम को कम करके अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ असेट। ऑल द असेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट इज द पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। तो वहां पर आप जो भी असेट्स दिखाते हैं वो उनकी वो वैल्यू दिखाई जानी चाहिए जिस पर हम उनको रियलाइज कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अगर आप एक असेट जो आपने 10 साल पहले खरीदी थी और आज वो ड्यू टू डेप्रिसिएशन 2 लाख की वैल्यू की रह गई, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हैं तो स्टिल यू आर शोइंग एट 10 लाख रुपीस, जो कि आपकी असेट को ओवर स्टेट कर रही है और उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको ज्यादा बेटर नजर आती है, जबकि वो आपके बिजनेस की सही पिक्चर नहीं है। तो टू शो fair and true and fair value of the financial position of the business, it is necessary to show the assets at their cost less depreciation, तो आपके बिजनेस की सही पिक्चर नजर आएगी। और उसके बाद आते हैं हम लीगल ऑब्लिगेशन। कानूनी रूप से एज पर कंपनीज एक्ट ऑल द कंपनीज आर बाउंड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन देयर फिक्स्ड असेट्स until unless they charge the depreciation they cannot distribute dividend to their shareholder, ठीक है।
तो कंपनी जब तक अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी तब तक कंपनी अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने शेयर होल्डर्स में नहीं कर सकती है. इट इज एन ऑब्लिगेशन ओवर द कंपनी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट. और उसको अगर कोई नहीं मानेगा, कोई चार्ज नहीं करेगा, तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है एज डिविडेंड. तो ये एक ऑब्लिगेशन के रूप में भी है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है. उसके बाद अब हम आते हैं अगली चीज पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन. वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को या डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अफेक्ट करती हैं कि अमाउंट ज्यादा होगी या कम. तो उसके लिए हम आते हैं चीजों पर. पहला होता है कॉस्ट ऑफ द असेट. कॉस्ट ऑफ द असेट का मतलब सिंपली ये नहीं होता है कि आपने असेट कितने में खरीद ली, बल्कि कॉस्ट में हम वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो हम असेट को रनिंग कंडीशन में लाने के पहले खर्च करते हैं. ठीक है, तो इसमें आता है आपकी जितने में आपने असेट खरीदी वो वैल्यू आएगी. असेट को खरीदने के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो होती है आपके डेस्टिनेशन तक, जहां पे हमें असेट को इंस्टॉल करना है वहां तक उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है वो हमें उसमें ऐड करना होता है. उसके बाद उस असेट को हमें इंस्टॉल करना होता है, तो इंस्टॉलेशन के लिए अगर कोई खर्चा होता है तो वो भी हमें उसमें ऐड करना होता है. ठीक है, अगर असेट सेकेंड हैंड खरीदी गई है तो सेकेंड हैंड असेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए बिफोर दैट उस पर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो हमने खर्च किया है, मतलब स्पेशली रिपेयर का जो खर्चा हमें करना होता है फर्स्ट टाइम आफ्टर द परचेज ऑफ असेट बट बिफोर पुट इन यूज, तो वो भी आपको उसमें ऐड करना होता है. एंड समटाइम्स हम उसमें कुछ ऐसी चीजें भी जोड़ते हैं जो टैक्सेस वगैरह आपने पे किए हैं असेट्स के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं. अगर कोई आपने अदर टैक्सेस पे किए हैं तो वो भी उसमें जोड़े जाएंगे. और इवन ये कि ट्रायल रन, पहली बार मशीन को चला के देखा जाता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो ट्रायल रन का जो खर्चा होता है वो भी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड किया जाता है. एंड जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ असेट होगी ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा. छोटी असेट होगी, कम वैल्यू की होगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी कम होगा, और ज्यादा वैल्यू की असेट होगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा. दूसरी जो चीज होती है वो होती है यूजफुल लाइफ. ये एक टेक्निकल असेसमेंट होता है कि कोई असेट कितने टाइम तक उसको यूज किया जा सकता है या कितना टाइम तक चलेगी. तो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. पहला होता है कि उसमें ऑब्सोलेंस के चांसेस कितने हैं, मतलब एडवांसमेंट कितना तेजी से उसमें आ रहा है. जितनी तेजी से उसमें ऑब्सोलेंस होने की संभावना होगी तो उसकी यूजफुल लाइफ उतनी ही कम हो जाएगी. ठीक है, दूसरा होता है कि आप उस सेट को कैसे यूज करने वाले हैं. अगर आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको यूज करने वाले हैं, सिंगल शिफ्ट यूज करने वाले हैं, डबल शिफ्ट यूज करने वाले हैं, ट्रिपल शिफ्ट यूज करने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी उसकी लाइफ डिपेंड करती है कि अगर मशीन 24 घंटे चलेगी तो ऑब्वियसली लाइफ उसकी कम हो जाएगी. अगर मशीन एक दिन में 8 घंटे चलती है तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी. ये एक टेक्निकल असेसमेंट होता है जो कि इंजीनियर्स द्वारा किया जा सकता है, टेक्निकल पर्संस द्वारा किया जा सकता है कि एक मशीन कितने ईयर या कितने आवर्स वर्क करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट. मोर इज द लाइफ, लेस इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट. क्योंकि लाइफ जितनी ज्यादा होगी डेप्रिसिएशन का अमाउंट उतना कम होता जाएगा, क्योंकि वो उतने नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और लाइफ जितनी छोटी होगी डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कम है और उतने ईयर्स में आपको टोटल असेट की जो डेप्रिसिएशन है, जो कॉस्ट है, उसको डिवाइड करना होगा. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एंड लास्ट जो चीज है वो है स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू विच मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ दैट असेट व्हेन इट विल बिकम यूजलेस फॉर अस. कोई भी चीज हमारे लायक जब नहीं होती है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी के लायक भी नहीं है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ यूज होता है. इट कैन बी रिमेल्ट, उसको मेल्ट किया जा सकता है, रिमोल्ड किया जा सकता है और कई तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है.
तो एवरीथिंग हैज सम स्क्रैप वैल्यू। जब भी कोई चीज खराब हो जाती तो हमारे लायक नहीं है, लेकिन उसको कोई ना कोई खरीद लेता है। जैसे हम कोई भी चीज जब खराब हो जाती है तो हम किसको बेचते हैं? कबाड़ी को बेचते हैं, और कबाड़ी हमें उसके कुछ ना कुछ पैसे देकर जाता है। इवन ये कि प्लास्टिक की बोतल हो या लोहे की कोई चीज हो, ठीक है, लकड़ी की कोई चीज हो या किसी भी तरह के मेटल की कोई चीज हो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज सम स्क्रैप वैल्यू। तो वो जो स्क्रैप वैल्यू जिसको हम बोल रहे हैं कि जब आपके काम के लायक कोई चीज नहीं होती है तो आप उससे यूज से हटा देते हैं। अब यूज से हटाने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको हटा के सिंपली रख दिया, बल्कि आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब आप उसको सेल आउट कर देते हैं। जब आप सेल आउट करते हैं तो यू गेट सम मनी। वो जो पैसा होता है वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम रेसिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, उसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहा जाता है, उसको टर्मिनल वैल्यू भी कहा जा सकता है। ऐसे कई नामों से इसको जाना जा सकता है, लेकिन सबका मतलब ये एक ही होता है कि जब आपके काम के लायक कोई एसेट नहीं रह जाएगी तब आप उसको बेचेंगे। बेचने से जो पैसा आपको मिल सकता है वो कहलाती है आपकी स्क्रैप वैल्यू। अब जितनी ज्यादा स्क्रैप वैल्यू होगी तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट उतना कम हो जाएगा, क्योंकि आपका लॉस कम होगा। और स्क्रैप वैल्यू जितनी कम होगी डेप्रिसिएशन का अमाउंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि आपका टोटल लॉस जो है वो ज्यादा होगा। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 5 लाख की कोई एसेट खरीदते हैं एंड यू एस्टिमेट कि उसको बेचने पर जब भी आप उसके काम आपके काम के लायक नहीं रहेगी तो आप उसको 1 लाख रुपए में बेच सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने खरीदने में 5 लाख रुपए खर्च किए और बेचने पर आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तो टोटल जो आपको लॉस होगा वो 4 लाख का ही होगा, ठीक है। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 4 लाख होगा। अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो असेट्स मात्र 20,000 रुपए में बिकेगी तो आपका जो लॉस है वो 4,80,000 हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जब भी आप बेचेंगे तो वो 3 लाख में बिक जाएगी, मतलब 5 में आपने खरीदी, 3 में फिर भी बिक जाएगी, तो आपको टोटलिटी में 2 लाख का ही लॉस होगा। 2 लाख का लॉस होगा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी आपके लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है: कॉस्ट ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड्स। तो मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब वैसे तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में 2 ही मेथड हैं, तो आप 2 ही मेथड को यहां पे पढ़ेंगे, जो कि ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं SLM। दूसरी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इन्हीं मेथड के दूसरे जो नाम हैं वो आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं मैं: फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को आप बोलते हैं कॉस्ट मेथड, और इसी को कुछ लोग बोलते हैं सिंपल मेथड। हम इधर आते हैं
इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दो मेथड्स हैं, इधर है स्ट्रेट लाइन मेथड और इधर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में एसएलएम कहते हैं, उसको हम डब्ल्यूडीवी के नाम से कहते हैं। तो यू मे गेट कि कई बार आपको क्वेश्चन में पूरा नाम ना देते हुए शॉर्ट नाम दिया जाता है, चार्जिंग बाय एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दैट मेथड। इस मेथड को आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं, इसको कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इसको सिंपल मेथड के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं। इसका जो नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अलावा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसका नाम है। अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूं। इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन remain same in each year on particular असेट। हर पर्टिकुलर असेट का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो इस मेथड में सेम रहता है। यहां पर इस मेथड में जो होता है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन decreases gradually each year on asset। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। मतलब अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐसा रहेगा, मतलब हर साल सेम रहेगा, जिसमें इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता जाएगा, हर साल डिक्लाइन होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक जैसा रहेगा, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसमें इंस्टॉलमेंट मतलब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल के लिए फिक्स रहेगा। इस मेथड की हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो हर साल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, अमाउंट जो है वो हर साल कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको दूसरी चीज बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन is calculated on original cost each year। इसमें हर साल आप डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन करते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर करते हैं जितने में आपने असेट को खरीदा था।
Therefore, the amount of depreciation remain constant. In this method here, depreciation is calculated on reduced value of asset each year. इसमें आप असेट की जो रिड्यूस वैल्यू होती है, हर साल आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो जब जब वैल्यू कम होती जाएगी तो इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं किया जाता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है, जबकि बुक वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद असेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो उस रिड्यूस वैल्यू के ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, हर साल कम होता जाएगा। अब कुछ और चीजें इसमें मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ rate of depreciation। इस मेथड में कितना परसेंट से आपको डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर ईयर। हर साल जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे इनटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट, ये इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का। इसमें हम निकालेंगे, यहां पे हम लिख रहे हैं आर इज इक्वल टू, इस मेथड में जो हमारा आर रेट का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस एन अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। और यहां पर अब आपको लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर when rate is not known। जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मालूम है, या ये कहें कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो आपको गिवन नहीं है तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस
स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, ये फॉर्मूला होगा। और दूसरा फॉर्मूला होगा और कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जब आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो। लेकिन परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको गिवन नहीं है तो आप पर ईयर का डेप्रिसिएशन ऐसे निकालेंगे और इससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के बाद आप उसको रेट में चेंज कर सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होगा कि हर साल आपको कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, वो आप इस तरीके से निकालेंगे। इसको जब आप इस फॉर्मूले यहां से जो अमाउंट आएगा उसको इस फॉर्मूले में डालेंगे, तब आपका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। उस परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वापस आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, हम यहां पे आते हैं। ये जो तरीका है ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का तरीका है और इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए जब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो इसमें फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू ऑफ असेट इनटू रेट अपॉन 100। रेट निकालने का ये फॉर्मूला है और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बुक वैल्यू ऑफ असेट इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा। इसमें बुक वैल्यू जो होती है वो हर साल चेंज होती जाएगी। इसमें जो आपको दे रखा है ये कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ असेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम आएगा। यहां पर बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है द असेट बीइंग सोल्ड इन द बुक्स एट विच वैल्यू। ठीक है, तो जिस वैल्यू पर असेट बुक्स में दिखाई जा रही है उसको कहा जाता है बुक वैल्यू। और हर साल डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो बुक्स में वैल्यू होती है वो असेट की चेंज होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। तो यहां पर बुक वैल्यू हर साल चेंज होती जाएगी लेकिन रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन भी हर साल के लिए जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको लिख रहा हूं स्पेशली जिनको आपको समझना है। कॉस्ट ऑफ असेट is equal to price, purchase price plus repair expenses plus installation expenses plus any other expense incurred to make the asset usable। असेट को यूजेबल बनाने के लिए जो भी खर्चे आप करते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप इसमें ऐड करेंगे।
ये जो रिपेयर का एक्सपेंस है, याद रखना है कि बिफोर द असेट इज बीइंग पुट इन यूज, जो भी रिपेयर का खर्च करेंगे वो आप उसमें ऐड करेंगे। लेकिन वंस यू स्टार्ट द यूज ऑफ दैट असेट, उसके बाद अगर आप कोई रिपेयर का खर्च करते हैं तो वो आपको असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। उसके बाद असेट को इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको कुछ खर्च करना पड़ता है तो वो आप उसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा भी कोई ऐसा एक्सपेंस जो असेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, बिफोर इट इज पुट इन यूज, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस आप करते हैं वो सब आपको असेट की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत होती है। यहां पर हम आते हैं बुक वैल्यू के ऊपर। तो बुक वैल्यू का मतलब होता है is equal to cost of asset minus depreciation already charged in past years। जब से आपने असेट को खरीदा है तब से लेके एक पर्टिकुलर पीरियड तक जितना भी डेप्रिसिएशन आप असेट में लगा चुके हैं उस सब को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर आप माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा आपका बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू जो है वो हर साल चेंज होती जाती है। फर्स्ट ईयर जब सबसे पहले आप असेट खरीदते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, फिर आप फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी बुक वैल्यू कम हो जाती है, फिर सेकेंड ईयर में फर्दर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसकी बुक वैल्यू और कम होती जाती है। ऐसे जितनी पुरानी असेट होती जाएगी उसकी बुक वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाएंगे वो बुक वैल्यू के ऊपर लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है।